हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप में से ढेर सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आखिर आपका काम क्या होता है, आप करते क्या क्या हैं। यानी कि उनका सिंपल सवाल यही है कि मेरा काम क्या रहता है एंड मेरा जो एज अ अकाउंटेंट मुझे क्या क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में बताने का कोशिश करूंगा कि आखिर मैं जो जो चीज़ें काम करता हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज का डेट है 3 सितंबर। ठीक है, और कल का डेट था 2 सितंबर। तो देखिए, किसी भी महीने का, और आपको मालूम होगा 1 सितंबर को क्या था, संडे था। ठीक है, तो संडे को तो कंपनी बंद रहता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी महीने का, जैसे अभी अगस्त खत्म हुआ, सितंबर स्टार्ट हो गया, तो किसी भी महीने का स्टार्टिंग डेट, जैसे कि स्टार्टिंग डेट बोले तो हम 2 तारीख हो जाएगा हमारा ऑफिस का, क्योंकि 1 तारीख संडे था, 2 तारीख को हमारा मंडे था। ठीक है, तो मंडे को मैं ऑफिस गया। देखिए, सबसे बात करें तो किसी महीने का, ठीक है, फर्स्ट डेट जो होता है ऑफिस का फर्स्ट डेट, तो उस डेट पे मुझे बैंक डिटेल को एंट्री करना पड़ता है। जैसे अगस्त पार हो गया तो अगस्त में जो भी कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट को लेके मुझे टैली में एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट यानी बैंक स्टेटमेंट को एंट्री करते समय हो सकता है, देखिए कोई कोई क्या करते हैं, टैली में ऑलरेडी जो है एंट्री करके रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज 1 तारीख को कुछ खर्चा उसको लिख लिए, एंट्री कर दिए, फिर 2 तारीख को कुछ खर्चा उसको एंट्री कर लिख लिए। ठीक है, तो वो सब हो सकता है कोई कोई एंट्री करके रखते हैं पहले से, तो उसको डबल चेक किया जाता है। या फिर अगर किसी ने एंट्री नहीं किया हुआ है तो उसमें क्या होता है, हमें उसको एंट्री करना पड़ता है खुद से। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से एंट्री करके रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग 2 अकाउंटेंट हैं, एक सीनियर एक जूनियर में हूँ। तो वो देखिए एंट्रीज कुछ करके रख लेते हैं, किसी किसी डेट में हो सकता है कोई मिस हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डबल चेक करता हूँ। यानी कि नेक्स्ट मंथ, जैसे कि 2 तारीख था कल, तो कल देखिए मैंने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट को मिलाया, जहाँ पर देखिए जो हमारे सीनियर अकाउंटेंट है वो एंट्रीज करते हैं, तो उसमें कुछ मिस हो जाता है तो मैं उसे करेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद से उसको फाइनल करता हूँ। यानी कि देखिए फाइनल कैसे करेंगे आप लोग, जैसे कि देखिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, आपको सबसे मेन होता है वो चीज़ कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस को मैच करवाना है, तभी आपका प्रॉपर जो है मेंटेन कर पाएंगे बैंक स्टेटमेंट को। ठीक है, उसके बाद से देखिए बैंक स्टेटमेंट हो गया मेरा काम। पहला तो ये हो गया कि मुझे प्रत्येक महीना बैंक स्टेटमेंट को जो है मैच कराना होता है, यानी कि सिंपली एंट्री करना होता है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखना है कि बैंक स्टेटमेंट का एंट्री आपको अच्छी तरीके से कैसे करना है, ये आपको 100% आना चाहिए अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना अपना बैंक स्टेटमेंट होता है, वो लोग अपना बैंक स्टेटमेंट को मैच कराते हैं अकाउंटेंट के थ्रू से। पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब देखिए दूसरा काम मेरा क्या होता है, यहाँ पे जितने भी हमारे कस्टमर हैं सबका मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाना होता है। क्योंकि देखिए हमने जो सेल करा होता है, ठीक है, कोई कोई कस्टमर क्या होता है, ढेर बहुत सारे दिन हो गए, जैसे कि 1 महीना 2 महीना 6 महीना हो गए, वो लोग हम पेमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम शो कर देते हैं कि ये बिल नंबर है, ये डेट है, ये अमाउंट है और ये पार्टी का नाम है, इन्होंने हमें अभी तक जो है पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो इसका रिपोर्ट बना के हम जो अपने सामने वाले जो भी हमारे मार्केटिंग पर्सन होते हैं जो इस सबको देख रेख करते हैं, जैसे कि उन लोग का काम यही हो गया कि मार्केट से कलेक्शन करना, पैसा कौन कौन पैसा नहीं दिया हुआ है वो सबसे कलेक्शन करना। तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट को बना के उनको सेंड कर देते हैं, तो फिर वो आगे क्या करते हैं, उस रिपोर्ट के थ्रू से आगे जो भी हमारा कस्टमर है वो लोग से पैसा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि आखिर आपने हमें पेमेंट क्यों नहीं किया हुआ है, पेमेंट कराइए। इस तरह से वो पेमेंट करने जो कलेक्शन है वो उनका काम वो खुद देख लेते हैं। ठीक है, मेरा काम उतना हो गया, मैंने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बना के दे दिया, ये रिपोर्ट हो गया। दूसरा होता है हमारा जिसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि हमारा जो सप्लायर होते हैं उनका भी मुझे बनाना पड़ता है। क्योंकि देखिए ऐसा कई बार होता है कि हम लोग जब किसी से परचेज करते हैं तो हम लोग पेमेंट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो मेरा काम यही है कि एक तरह से रिमाइंडर यानी कि रिपोर्ट बना के रिमाइंडर देना ऑनर को कि देखिए हमने ये सबसे परचेज करा हुआ है तो हमने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए मैं एक बनाता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स का रिपोर्ट। ठीक है, तो उसका रिपोर्ट में सेम ऐसे होता है, पार्टी का नाम रहेगा, इनवॉइस नंबर, डेट एंड अमाउंट, कि हमने जो आपसे परचेस किया हुआ है, जो भी कंपनी से हमने परचेस किया हुआ सप्लायर हमारा है उससे हमने परचेस किया हुआ है और अभी तक उसको हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो उसको हम लोग उसके थ्रू से देखिए ऐसे कई बार होता है कि हम लोग जब परचेस करते हैं तो हमें कुछ क्रेडिट दिया जाता है, जैसे कि 30 डेज क्रेडिट, 40 डेज क्रेडिट, 50 डेज 60 डेज क्रेडिट, तो इस तरह से हमें क्रेडिट दिया जाता है, तो उसके हिसाब से भी हमें रिपोर्ट को मानना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि आपको सपोज आपको क्रेडिट नहीं दिया गया है या फिर क्रेडिट दिया भी गया तो उसको मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, कि सपोज हमने परचेज किया था 31 जुलाई को। ठीक है, तो 31 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक सपोज हमें 30 डेज का क्रेडिट मिला हुआ था, तो 30 डेज कंप्लीट हो गया ना, अब तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको 1 सितंबर को पेमेंट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको रिपोर्ट बनाना है वहाँ पे, तो जो कि मैं बनाता हूँ ये रिपोर्ट को। ठीक है, चलिए 3 चीज़ हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर और क्या काम करता हूँ मैं, तो जितने भी हमारा एक तरह से बोल सकते हैं सेल्स, जो भी हमारा सेल्स हुआ है ना, सेल्स का मैं एज अ क्वांटिटी वाइज रिपोर्ट निकालता हूँ कि आखिर हमने पूरा एक महीने में, जैसे कि देखिए अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पर आपको बस एक ही बोल सकते हैं कि एक ही आपका नंबर्स में काम होता है। जैसे कि बात करें हम फर्नीचर्स का, ठीक है, या फिर बात करें हम एसिड का, ठीक है, एसिड में क्या होता है, लीटर में चले तो लीटर में ही पूरा का पूरा इंक्रीज होता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे फर्नीचर में या फिर किसी भी ऐसा डिपार्टमेंट में जहाँ पे नंबर्स में ओनली काम होता है, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आखिर आपका जो है वहाँ पे एक ही जिसको बोलते हैं यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, तो उस पे थ्रू आपको ध्यान देना है। अगर बीच में देखिए आपने बीच में यूज़ किया नंबर्स यूज़ कर दिया, फिर बीच में आपने जब सेल करा उस टाइम देखिए बिल में क्या होता है, हम लोग देखिए बिल में जब बनाते हैं तो आप पे नंबर्स भी आता है, जो देखिए डिपेंड करता है आप किस तरह का आइटम सेल कर रहे हैं, किस तरह का आइटम परचेस कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारा ओनली एक ही गुड्स है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन करके उसको सेल करते हैं। तो सेल करते समय हम लोग उसको हमेशा नंबर्स ही रखते हैं, ठीक है। उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, उसके थ्रू मैं पूरा का पूरा सेल्स का रिपोर्ट निकाल लेता हूँ, जहाँ पर हमने किसको कितना सेल किया, कितना क्वांटिटी सेल किया, और मुझे देखिए रिपोर्ट सेंड करना होता है प्रत्येक महीना कि आखिर हमने एक महीने पूरा कितना क्वांटिटी सेल किया हुआ है, ठीक है, किसको सेल किया हुआ है, हमें ये भी रिपोर्ट निकालना होता है। ये रिपोर्ट मैं खुद निकालता हूँ, ठीक है, आखिर हमने पूरे महीने में कितना रिपोर्ट कितना क्वांटिटी सेल कर दिया हुआ है, तो इतना हो गया। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना होता है इसमें, और देखिए ये तो मेरा स्टार्टिंग का कुछ, जैसा मैंने अभी तक बताया आपको, ये सब मेरा मंथ के स्टार्टिंग 1 वीक के अंदर इतना सारा काम होता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी होता हूँ उस टाइम में। नेक्स्ट जितने भी एक्सपेंसेस हमारा खर्चा हुआ है एक महीने पूरा का पूरा, उसको डबल चेक करना मेरा काम होता है कि आखिर मैंने जो जैसे कि अगस्त का महीना पार हुआ, तो अगस्त से पूरा 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो कि टैली हो, टैली में और जो हमारा फिजिकल इन्वॉइस आया हुआ है, दोनों को क्रॉस चेक करना, दोनों को मिलाना कि आखिर जो बिल में लिखा हुआ है वो अमाउंट टैली के अंदर है या नहीं है, ठीक है, वो चीज़ चेक करता हूँ मैं इसी बोल सकते हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, यानी कि महीने का फर्स्ट वीक में, ठीक है, महीने के फर्स्ट वीक में मेरा ये सब काम रहता है, ठीक है, डबल चेक करना उसको। उसके बाद से इतना काम हो गया। उसके बाद फिर अब मेरा जो भी जितने सेल्स एंट्री होते हैं, सेल्स एंट्री मैं खुद करता हूँ, ठीक है, परचेज एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, पेमेंट एंट्री, जर्नल एंट्री, क्योंकि कभी कभार हमें एडजस्टमेंट भी करना होता है, तो जर्नल एंट्री में खुद देखता हूँ। कोटेशन देना पड़ता है कभी कभी हमारे कस्टमर्स को, या फिर हमारे जो हमारे बोल सकते हैं कस्टमर ही बोल सकते हैं, ठीक है, कोटेशन जिसको कुछ लोग बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, और कुछ लोग बोलते हैं इसको एस्टीमेट, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो ये सब भी मैं खुद रेडी करता हूँ। उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रोफेशनल टैक्स का हो गया, जैसे कि देखिए प्रोफेशनल टैक्स आप सभी को मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया हुआ, जल्दी वीडियो आ जाएगा। देखिए प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तेलंगाना स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए क्या होता है कि जिसका सैलरी 1 रुपये से लेके 15,000 तक है, तो उसका प्रोफेशनल टैक्स 1 भी रुपये नहीं कटेगा, ठीक है, और जिसका सैलरी 15,000 से ऊपर, यानी 15,001 रुपये से लेके, ठीक है, बोल सकते हैं कि 20,000 तक है, कितना तक है, 20,000 तक है, तो उसका सैलरी जो है कटेगा, कितना कटेगा, 150 रुपये सैलरी में से कट जाएगा प्रोफेशनल टैक्स के रूप में, जो कि देखिए ये। और अगर किसी का सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, तो देखिए उसका क्या होगा, उसका वहाँ पर 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। और देखिए ये जो प्रोफेशनल टैक्स है हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है, तो अगर आप लोग अपने स्टेट का देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि आखिर आपका स्टेट का, जो कि सेपरेट सेपरेट जितने भी स्टेट, सब स्टेट का अपना अलग अलग रेट तो नहीं बोलेंगे, अमाउंट है, ठीक है, ओके, ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स का। फिर अब टीडीएस का कुछ एंट्रीज होता है, तो टीडीएस का एंट्रीज जो डिडक्शन होता है हमारे एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, तो उस सब का भी हमें एंट्रीज करना होता है। एंड देखिए किसी महीने का फर्स्ट जो वीक है, फर्स्ट वीक में ही हमें सैलरीज भी देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ का, तो सैलरी का भी हम लोग एंट्रीज को करते हैं, जो कि देखते हैं हम लोग वहाँ पे कि हमने अभी तक किसी को एडवांस सैलरी दिया हुआ है क्या, तो एडवांस सैलरी दिया उसको डिडक्शन करके उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, सैलरी का एंट्रीज हो गया, प्रोफेशनल टैक्स का एंट्रीज हो गया, टीडीएस का एंट्रीज हो गया, ठीक है। देखिए जनरली जो हमारा कंपनी वहाँ पर देखिए हम लोग टीडीएस किसके ऊपर डिडक्ट करते हैं, पहला रेंट हम लोग देते हैं तो रेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, दूसरा हमने रखा हुआ पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, तो पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का भी हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं, थर्ड जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं, यानी कि सर्विस जो हमें प्रोवाइड कराती है, उसका हम लोग टीडीएस काटते हैं, ठीक है, 3 चीज़ हो गया मेजर। देखिए ये 3 चीज़ होता है जो कि लगभग हर एक कंपनी में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, ठीक है, ये 3 चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एक जगह देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है बाकी सब चीज़ें बहुत कम होती है, बहुत ही कम टीडीएस का डिडक्शन अदर जो हमारे बोल सकते हैं हेड है उस सब में होता है। ये 3 मेजर हेड मैंने आपको बताया। तो हमारा क्या होता है इसमें, हमारा 1 वीक यानी कि फर्स्ट वीक
जो है वो है हमारा, इससे सब कामों में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, उसके बाद से हमें नॉर्मल रूटीन हो जाता है स्टार्ट, जैसे कि स्टॉक लेना। अब देखिए जितना भी हम लोग हमारा फिजिकल स्टॉक है, अब उस फिजिकल स्टॉक को हम टैली से मैच कराते हैं। जैसे कि हम टैली से हम ना जो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं फिजिकल स्टॉक का, ठीक है, और उस रिपोर्ट को लेके जाके जो हमारा फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है उससे जाकर मैच कराते हैं कि आखिर हमें टैली में जो स्टॉक शो हो रहा है वो हमारा जो फिजिकल है गोडाउन में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमें बाद में जब बहुत दिन से चेक नहीं करते तो हमारा स्टॉक टैली में बताएगा कुछ और एंड फिजिकल में बताया जाएगा कुछ और। इसके लिए आपको ऐसा गड़बड़ नहीं करना, आपको प्रत्येक महीना एक बार, कम से कम महीने में एक बार 2 बार जो है आपको फिजिकली स्टॉक को चेक करना जरूरी है। इससे आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज आपको किसी कस्टमर से इंक्वायरी आया कि आपके पास ये आइटम है, तो आप टैली में चेक किया आपने, वहाँ पास हो रहा हाँ ये आइटम हमारे पास है, बट जब आपने फिजिकल चेक किया तो मालूम पड़ा आपके पास वो आइटम है ही नहीं। ऐसा कई बार होता है, तो इसलिए फिजिकली स्टॉक को चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये मेरा एक काम होता है और ये भी होता है जो कि मैं फर्स्ट वीक में करता हूँ किसी भी महीने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद से जो मेरा नॉर्मल है, जैसे कि सेल का बिल बनाना, परचेज का एंट्री करना, ठीक है, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल एंट्री करना, परफॉर्मा नोट बनाना, ये सब चीज़ें हो गया, ई बिल बनाना। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हो गया। उसके बाद से और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्सेल का मुझे थोड़ा बहुत सा रिपोर्ट बनाना पड़ता है। कोई जैसे कोई कुछ इमरजेंसी जैसे कोटेशन आ गया, तो किसी किसी केस में मुझे क्या होता है, कोटेशन को एक्सेल से बना के देना पड़ता है रिपोर्ट को। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ किसी भी, जैसे कि हमारा कोई कस्टमर है, ठीक है, वो कस्टमर जो है हमें हमारा जो आइटम है तकरीबन हमारा सपोज मान के चलिए 50-100 क्वांटिटी उसके पास रखा हुआ है। ठीक है, और सबका रेट अलग अलग है, सबका एमआरपी अलग अलग है, उसमें कुछ डिस्काउंट में हमने देकर उसको सेल किया हुआ था। तो पार्टी क्या बोल रहा है कि पैसे हम नहीं दे पाएंगे, आप सामान को वापस लेके चले जाइए। ठीक है, तो यानी कि वो एक तरह से बोल रहा है पैसा नहीं दे पाएंगे जैसे। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एक तरह से उसका सीट बनाते हैं अलग से कि बताइए देख सकते हैं ये सीट मैंने बना के दिया आपको, एमआरपी ये रहा, आप में इतना डिस्काउंट आपको हमने दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट हो गया टोटल, आपके पास इतना क्वांटिटी स्टॉक पड़ा हुआ है, आप पूरा का पूरा स्टॉक हमें वापस कर रहे हैं कि कुछ आइटम को वापस कर रहे हैं, उस तरह से हमको बना के दे दिया उसको। तो वहां से क्या होता है, फिर वो बताएगा नहीं ठीक है हम आपको जैसे सपोज उसके बाद 10 पीस स्टॉक पड़ा हुआ है, तो बोला नहीं 5 पीस आपको हम स्टॉक जो सामान है उसको वापस कर दे रहे हैं, बाकी आपको हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें रिपोर्ट देना पड़ता है एक्सेल से, जो कि मुझे बहुत काम पड़ता है अपने ऑफिस में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो ये था कुछ काम जो कि मैंने आपको एक बताने का प्रयास किया है। तो ये सब चीज़ आपको कम से कम जो है आनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ अगर आप सीख लेते हैं अच्छे से तो आप किसी भी जगह जो है आराम से काम कर लेंगे। तो ये था कुछ बेसिक सा डिटेल्स जो कि मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि अकाउंटेंट को आखिर क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा ही नहीं है, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं जो आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो वो सब कोई मालूम होगा कि आप लोग क्या काम होता है ना, आप लोग क्या क्या काम करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ काम होता ही नहीं अकाउंटेंट का। ये बात करें जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है, वो सब काम इतना ही होता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अकाउंटेंट का काम क्या क्या होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जल्द से जल्द आपको जवाब देने का। तो दोस्तों वीडियो को आज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।